जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं जितने भी सल्तनत काल के वंश थे, दिल्ली सल्तनत पे जितने लोगों ने राज किया था उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब थोड़ी सी उनके कुछ खास बातें हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत में कैसा प्रशासन था, कैसी अर्थव्यवस्था थी, कैसे साहित्य थे, क्या स्थापत्य कला, क्या क्या चीज़ बने, क्या क्या चीज़ निर्माण हुआ, इन सब के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम सल्तनत काल का प्रशासन आज पढ़ेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 15वां वीडियो है। आप लोग बस मेरे चैनल आशा क्लासेस डीएम को ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो प्रदान करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को पढ़ाने के लिए शुरू करते हैं हम आज अपना एक खंड। आज का एक खंड है सल्तनत काल का प्रशासन। तो सल्तनत काल का प्रशासन कैसा था अगर हम देखेंगे तो इसके जो केंद्रीय, इसका दो प्रकार का शासन होता था, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय। जैसे आप लोग देखते हैं कि इस टाइम क्या है, केंद्र है, केंद्र सरकार होती है जो भारत में पूरा कंट्रोल देखती है अपना, और हर राज्य की राज्य सरकारें हैं। बस सेम उसी तरह इसमें भी चलता था। तब एक केंद्रीय होता था, केंद्रीय में कौन राज करता था? सुल्तान। जो सुल्तान होता था वो केंद्रीय में शासन करता था, केंद्र पे, मतलब वो दिल्ली पर बैठता था। अब प्रांतीय शासन क्या होता था? जो इक्तादार, आपने सुना होगा, इक्ता इक्ता कहते थे प्रांत को, उस टाइम क्या कहते थे सल्तनत काल में? इक्ता कहते थे। तो इसमें चलता था। अब प्रांत भी बटे हुए थे परगना में। परगना किस में बटे हुए थे? गांव में। ध्यान से सुन लीजिएगा। सल्तनत काल का प्रशासन जो था वो दो भागों में बटा था, एक केंद्रीय प्रशासन और एक प्रांतीय प्रशासन। तो प्रांतीय प्रशासन को क्या कहते थे? इक्ता। और यह बटा हुआ था परगना में। परगना किस में बटा हुआ था? गांव में। और गांव के मुखिया को ही क्या कहते थे? चौधरी। गांव के मुखिया को ही क्या कहते थे भैया? चौधरी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें मंत्रिपरिषद की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे? इसमें मलजिस से खलवत, मलजिस से खलवत पूरा होता था। एक जो सुल्तान का मदद करता था राजकाज चलाने में, वह मंत्री। जैसे अपने यहाँ नहीं होता कि प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री पूरा उस मंत्रिमंडल एक पूरा गठन होता है ना, तो उसी प्रकार का मंत्रिपरिषद रखते थे उस टाइम भी। मतलब उस टाइम भी ऐसे ही शासन प्रशासन था, बस थोड़ा सा अंतर होता था, ठीक है ना कहीं हम उन्हीं सब चीज़ों से यहाँ अपने यहाँ भी लिए हैं। जैसे पूरा प्राचीन जमाने में मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, वहाँ भी ऐसे ही विभाग बनाए जाते थे जो राजकाज संचालन करते थे। तो ऐसे ही यहाँ भी चल रहा है, और ऐसे ही आज भी वक्त में बस थोड़ा बहुत बदलाव देखते हैं। आधुनिक युग है, बस उसी के साथ चलता है, ठीक है ना। तो चलिए मंत्रिपरिषद की बात करें तो मलजिस से खलवत में कौन कौन होता था इसको याद रखिएगा। इसमें वजीर होता था। वजीर को क्या कहते थे? प्रधानमंत्री। दीवान या दीवाने वजरात इसे कहते थे, प्रमुख होता था। या प्रधानमंत्री, जैसे सुल्तान के बाद जो सब कुछ देखने वाला होता था वो वजीर होता था, प्रधानमंत्री होता था, ठीक है ना। दीवान, दीवाने वजरात इसको कहते थे। आरिजे मुमालिक जो होता था उसे हम क्या कहते हैं? सैन्य विभाग का अधिकारी। तो आरिजे मुमालिक किसे कहते थे? सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उसे ही कहा जाता था आरिजे मुमालिक। दबीर खास, दबीर खास किसे कहते थे? जो पत्र व्यवहार का प्रधान होता था। दीवाने इंसा भी इसे कहते थे। पत्र व्यवहार मतलब उस जमाने में आपको पता है चिट्ठियों के माध्यम से ही संदेशों को पहुंचाया जाता था, न्यूज़ इधर उधर ले जाया जाता था। तो दबीर खास इसका प्रधान होता था, इसी के कंट्रोल में पत्र व्यवहार होता था। दीवान रिसालत, दीवान रिसालत विदेश वार्ता, जैसे देखो विदेश मंत्री अपने यहाँ होते हैं ना, बस सेम उसी टाइम विदेश वार्ता के लिए या संबंध प्रबंध के प्रधान कौन होता था भैया? दीवान रिसालत होता था इसका नाम। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान होता था, या धर्म विभाग को देखता था। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मामलों का यह एक प्रकार का विभाग होता था। काजी उल कुजात, काजी उल कुजात न्याय विभाग, जैसे अपने यहाँ न्यायाधीश होते हैं ना, तो वहाँ काजी होते थे, जो न्याय करते थे वो कौन होते थे? काजी। तो काजी उल कुजात, काजी का अर्थ ही होता है न्यायाधीश, ठीक है ना, वहाँ पे न्यायाधीश होता था काजी उल कुजात। वारिद मुमालिक, वारिद मुमालिक यह गुप्तचर विभाग, जैसे आज आप देखिए सीआईडी है, जो आपके यहाँ है, रॉ है, एजेंसी है, ये सब है। तो उसी तरह वारिद मुमालिक संस्था होती थी, ठीक है ना।
चलिए देखिए, कर कैसे लगाया जाता था, मैंने पहले भी पढ़ाया था। 5 प्रकार के कर लगाए जाते थे। सभी 24 प्रकार के करों को ख़त्म कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और कहा कि यह 4 प्रकार के ही 5 प्रकार के कर हम लगाएंगे, ठीक है ना। जिसमें से पहला कर क्या होता था, उस्र। उस्र क्या होता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि, जो मुस्लिम रहते थे यहाँ पे उनसे भूमि के रूप में कर लिया जाता था, उसे उस्र कहते थे। खराज क्या होता था, गैर मुस्लिम लोगों से 1/2 या 3 भाग लिया जाता था, जमीन भूमि ही कर होता था खराज, इसको गैर मुसलमानों से लेते थे। जक़ात क्या होता था, जो धनवान मुस्लिम, जो मुस्लिम धन कमाते थे, उनका धार्मिक कर होता था। इनके कुरान में ही लिखा होता है 2.5% जो भाग है अपनी कुल कमाई का दान करना चाहिए, ऐसा है लोगों में, ठीक है ना। यह जक़ात कर होता था। अगला है जजिया। जजिया आपको तो मैंने पहले ही बताया कि गैर मुसलमानों पे धार्मिक कर लगता था, जो हिंदू थे। और जो आपको पता होगा ब्राह्मणों पे भी बाद में लगवा दिया गया था। तो इस प्रकार गैर मुसलमानों पर भी धार्मिक कर लगाए गए थे, ठीक है ना, जजिया कर कहते थे, बहुत खास है ये। इसके बाद खम्स है। खम्स जो था लूट, ये याद रखिएगा, खम्स क्या होता था, लूट विभाग का 1/5 भाग राजा को दिया जाता था, और 4/5 भी जो था वही खर्च किया। मतलब राजा के अधीन होता था, लूट जो लूट कर लेकर आते थे सैनिक, उसका 1/5 भाग मिलता ही था, ठीक है ना। चलिए, इसके अतिरिक्त कुछ और कर लगाए गए थे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। जैसे व्यापारिक कर भी चल रहा था उस टाइम, व्यापार में चारागाह, जो पशु पालक होते थे वो चारागाह जो करवाते थे, उसका भी। सिंचाई कर भी, जो सिंचाई की व्यवस्था, नहर, क्योंकि आपको पता है नहरों का निर्माण काफ़ी ज़्यादा किया गया था इस टाइम, तो नहरों का भी कर लिया जाता था सिंचाई करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, सैन्य संगठन की बात करते हैं। 4 प्रकार के सैनिक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक जो सुल्तान द्वारा नियुक्त किए जाते थे, दूसरा जो इक़्तादार सुल्तान द्वारा केंद्र में नियुक्त होते थे। कहाँ पे, केंद्र में, केंद्र मतलब दिल्ली में। और इक़्तादार प्रांतों में नियुक्त करते थे, अपने अपने प्रांतों में अलग अलग सैनिक नियुक्त करते थे, ठीक है ना। कुछ अस्थायी सैनिक होते थे, जिन्हें जब जरूरत होती थी तब, युद्ध जैसे अचानक होने लगा तब बुला लिया जाता था। कुछ इस प्रकार के भी सैनिक रखे गए थे। मुसलमान स्वयं सेवक हिंदुओं के विरुद्ध भी युद्ध किए थे। देखो, एक सैनिक होते थे जो मुसलमान होते थे ना, ये स्वयं अपने आप से ही लड़ लिया करते थे हिंदुओं से, धर्म के हिसाब से ही लड़ लेते थे, ये केवल धर्म के नाम पे ही लड़ाई कर लेते थे, ठीक है ना। चलेंगे, देखेंगे। सेना के 3 भाग थे, जिसमें घुड़सवार भी एक विभाग था, घुड़सवार, एक था गज सेना, और एक थी पैदल सेना। तो कुछ पॉइंट यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको बस आपको याद ही करना है। जैसे घुड़सवार, गज, गज मतलब हाथी सेना, गज आप जानते हैं ना, हाथी सेना, ठीक है ना, गज का अर्थ क्या है, हाथी सेना। और घुड़सवार यानी घोड़े चलाने वाले पैदल सैनिक भी हुआ करते थे कुछ। और देखा जाए तो सेना के संगठनों में पदों का विभाजन दशमलव प्रणाली पर आधारित था। कैसे, जैसे 1/10 कैसे होता है, इस प्रकार, जैसे 10 घुड़सवार मिलकर क्या बनाते थे, एक सारे खेल, क्या बनाते थे, एक सारे खेल। और 10 सारे खेल मिलकर क्या बनते थे, एक सिपा सलार, एक सिपा सलार। और 10 सिपा सलार मिलकर क्या बनते थे, एक अमीर। और 10 अमीर मिलकर एक मलिक, मलिक बनते थे। और 10 मलिक बनकर एक खान बनते थे। और यही सब आजकल बिरादरी भी हो गया है मुसलमानों में, जो बिरादरी है ना, देखे होंगे, मलिक कुछ होते हैं, अमीर होते हैं, कुछ खान होते हैं। तो ये वो उन्हीं से मिला है, ये पद था एक, उस जमाने में ये क्या था, एक पद था, जिससे उनमें भी जातियां बन गई, ठीक है ना। 10 घुड़सवार, एक सरखेल, 10 सरखेल, एक सिपा सलार, 10 सिपा सलार, एक अमीर, 10 अमीर, एक मालिक, 10 मालिक बराबर क्या होता था, एक खान के, ठीक है ना। इसको याद रख लीजिएगा। अगला देखेंगे, न्याय एवं दंड की क्या व्यवस्था थी। राज्य का सबसे प्रधान जो न्यायाधीश होता था वो स्वयं सुल्तान ही होता था। और हमने बताया था ना, सर्द और काजी 2 प्रकार के इस तरह के विधि विधान बनाए गए थे। जो काजी उल कुजात था वो भी न्यायाधीश होता था, और दंड विधान काफ़ी कठोर हुआ करता था। मतलब सबसे ऊपर जो सबसे अंतिम निर्णय होता था वो सुल्तान का होता था। सुल्तान जो कह देता था वो फुल एंड फाइनल हो जाना था, ठीक है ना। लेकिन छोटी मोटी सुनवाइयों को काजी उल कुजात भी जो एक बनाई, सद्र उस्र सुदूर बनाया गया था, वो भी देखते थे, ये सब भी देखते रहते थे, ठीक है ना। लेकिन दंड बड़ा कठोर मिलता था उस टाइम। चलिए, अब देखेंगे विभाग जैसे क्या था, कुछ विभाग भी बनाए गए थे। दीवाने मुस्तक राज वित्त विभाग था। यह सुल्तान किसने लेकर आया था, अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था, ठीक है ना। दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी, कृषि विभाग से संबंधित था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाया था। दीवाने अर्ज का किससे संबंधित था, सैनिक से, और बलबन ने इसको बनाया था, दीवाने अर्ज को। दीवाने बंदगान कौन था, दास, दास लोग जो होते थे इन्हें दीवाने बंदगान कहते थे, और फिरोज शाह तुगलक इनको बनाया था। दीवाने खैरात, इस विभाग को किसने, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ये दान देने की, खैरात का अर्थ ही होता है क्या, दान देना। दीवाने इस्तखाफ,
या पेंशन देने की व्यवस्था होती थी, यह भी फिरोज शाह तुगलक करता था। आजकल पेंशन की बात काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रही है। जैसे राजस्थान सरकार ने पेंशन बहाली कर दिया है, आप लोग सुने होंगे। और उसी तरह यूपी के चुनाव में भी घोषणाएं हो रही हैं पेंशन बहाली की, ठीक है ना। तो दीवाने इस्तखाफ क्या था, पेंशन से संबंधित था। समाज कैसा था इनका, समाज में थोड़ी सी दिक्कतें थी। मुसलमान भी कई वर्गों में विभाजित थे, जैसे शिया सुन्नी, हिंदू मुसलमान, खान, अमीर मलिक, इन सब में काजी, ये सब बटे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। मुसलमानों में भी कई वर्ग विभाजित हो गए थे, ठीक है ना। और हिंदुओं में भी जाति व्यवस्था बनी ही थी, आप लोग जान ही रहे हैं, तो उसमें भी वर्ण व्यवस्था बनी ही थी। और मुसलमानों में भी कई वर्ण बने थे। दास और स्त्रियों की दशा दोनों की खराब, मतलब इस स्थिति में स्त्रियों की दशा सबसे ज़्यादा मतलब आप अब इधर जितना भी आते जाएंगे, तुर्क वंश, मुगल वंश, इन सब में स्त्रियों की दशा दयनीय से दयनीय होती जाएगी, ठीक है ना। जबकि इससे पहले आप देखेंगे अशोक के टाइम में या मौर्य वंश या गुप्त वंश के टाइम में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई भी करती थी और समाज में अपना हिस्सेदारी भी देती थी। लेकिन जैसे ही ये बाह्य आक्रमण होता है तुर्कों के द्वारा, इनके बाद स्त्रियों की दशा समाप्त, क्योंकि उनके आक्रमण से इन लोगों को दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है ना। जिससे हमारे जो यहाँ पे रहने वाली हिंदू लड़कियाँ थी या हिंदू धर्म की जो महिलाएं थी, वो प्रभावित हो जाती हैं और कई कुरीतियां उनमें व्याप्त हो जाती केवल इनके आक्रमण करने से, ठीक है ना। तो तुर्क और मुगलों के आक्रमण से कई चीज़ों में परिवर्तन आया था, जिसमें स्त्रियों की दशा काफ़ी दयनीय होती चली गई थी, ठीक है ना। चलिएगा, अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी। अर्थव्यवस्था अगर हम देखेंगे तो भारत में एक समृद्धशील देश वैसे भी था, पहले भी बहुत सारा यहाँ धन संपदा था, तो अर्थव्यवस्था ठीक ही था, क्योंकि भाई पैसा काफ़ी पर्याप्त था यहाँ के लोगों के पास, तो लूट उट के वो लोग अपना चलाते थे। और कृषि भी देखिए काफ़ी बेहतर, ये लोग अधिशेष होता था, कृषि उद्योग व्यापार भी बहुत ही बढ़ गया था इस टाइम। क्योंकि भाई देखो, जब भी देश में समृद्धि थी उस टाइम सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो अर्थव्यवस्था ऑलरेडी अच्छी होगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे लूटते जाएंगे वैसे वैसे हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती जाएगी, गिरती ही जाएगी। तो यह रहा आपका प्रशासन व्यवस्था। अब जो हमें पढ़ना है वो स्थापत्य कला और साहित्य के बारे में पढ़ना। तो आज की वीडियो में यहीं तक रोकते हैं, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका स्थापत्य कला और साहित्य कला के बारे में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा आप लोग। आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करते रहिए। शेयर करते रहिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करवाते रहिए। बाकी बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।